नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना आपको सीधे मिल सके। आज हमारा सौभाग्य है, स्क्रीन के दूसरे हिस्से पे आप देख रहे हैं भाऊ तोरसेकर को। भाऊ का नमस्कार। कोई परिचय मैं कराऊं ये मेरी धृष्टता है। बस स्वागत कर लेते हैं भाऊ का। भाऊ बहुत बहुत स्वागत, प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार। भाऊ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनों के ही बीच, यानी जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, जिन्होंने तीसरे टर्म उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है, जो लगातार उनके काम से संतुष्ट रहे हैं, लेकिन अब या तो ये गढ़ी गई कोई एक हल्की सी नकारात्मक चीज है या कुछ एक्शंस, ये तो आप बताएंगे। लेकिन क्या वाकई नरेंद्र मोदी अपने ही लोगों के बीच में कहीं कुछ अलोकप्रिय हो रहे हैं, या जिस तरीके से इस समय उद्दंडता कर रही है सदन में कांग्रेस, उसके सामने क्या थोड़े से रक्षात्मक दिख रहे हैं नरेंद्र मोदी? ये सवाल इसलिए क्योंकि आज अब सदन में ये तैयारी चल रही है कि साहब ओम बिरला यानी स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन कांग्रेस लाने की तैयारी कर रही है। उसमें सारा विपक्ष है। थोड़ी सी महाराष्ट्र पर भी बात करेंगे। अजित दादा पवार के बाद पवार परिवार की राजनीति किस तरफ जाके रुकने वाली है? भाव, सबसे पहले जरा सा मोदी जी पे देख लेते हैं, क्योंकि अपने ही लोगों के तानों के शिकार हो रहे हैं मोदी जी। नहीं, मैं नहीं मानता मोदी को हमने चुनकर लाया है। मोदी को चुनकर लाने वाले अगर 95% लोग अगर उस पर शक नहीं लेते तो मैं भी नहीं लूंगा। अब 5% लोग होते हैं, बड़े ज्ञानी होते हैं, तो उनको तो शक हर चीज पर होता है। खुद के नाम पर भी, खुद की पहचान पर भी शक होता है। अब देखो, मई की बात है। मई के बाद अब वो 7 महीने और 1 महीना, 8 महीने निकल गए। मोदी ट्रम्प के पीछे बिल्कुल ढीले पड़ गए थे। मोदी हार गए थे। सुन रहे थे ना हम? नहीं सुन रहे थे। हाँ, तो ये मैं थोड़ा थोड़ा इधर उधर करके, वरना तो मैं तो मीडिया सुनता ही नहीं हूं। तो इसलिए मेरे दिमाग में कोई शक नहीं था। लेकिन हमारे जैसे बहुत सारे बुद्धिजीवी मोदी समर्थक है, वो तो मोदी को नहीं सुनेंगे, लेकिन राहुल गांधी को बिल्कुल सुनेंगे। अब जो आप बात बोल रहे हैं कि ओम बिरला पर अविश्वास प्रस्ताव आने वाला है, तो वो तो जगदीप धनखड़ पर भी आने वाला था। क्या हो गया उसका? इम्पीचमेंट आने वाली थी, आपको याद होगा तो। क्या हो गया बिल्कुल उसका? क्या हो गया उसका? कुछ नहीं हुआ। तो इसका भी कुछ नहीं होगा ना। वही तो है, एक बार होने तो दो यार। एक बार होने तो दो। अभी मैच शुरू भी नहीं हुई। क्या होगा, कैसे होगा? ये तुम्हारे जमाने की ना, मेरे जमाने की बात करता हूं। जब 70s में, 60s में हम क्रिकेट मैच देखते थे, तब एक बात होता था। हमारी टीम जो होती थी, गावस्कर, वाडेकर वगैरह उस समय, तो उसमें पहले लगातार 7 बैट्समैन होते थे, आखिरी 4 बॉलर होते थे, वेंकट राघवन, प्रसन्ना वगैरह। तो जो कुछ मदार थी, स्कोर करना है तो भाई पहले 7 करेंगे। 8वां आने के बाद कोई भरोसा नहीं। तो होता यह था कि सामने समझो वेस्ट इंडीज है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, तो उन्होंने 300, 350, 400 कर लिए। तो दूसरे दिन अखबार में क्या आता था मालूम है? अरे यार, कम से कम 200 करो, फॉलो ऑन जाना चाहिए, फॉलो ऑन की मुश्किल ना हो। यानी अभी बैटिंग शुरू नहीं हुई, उसके पहले क्या बात है कि फॉलो ऑन नहीं होना चाहिए, इसके लिए 150 करो। हमारे लोग 400 करेंगे, इस पर भरोसा नहीं था, क्योंकि वो हमारी टीम थी। अब आज मोदी हमारी टीम है, हम किस पर भरोसा नहीं करेंगे? मोदी पर भरोसा नहीं करेंगे। ये हमारी बुद्धिजीवी थिंकिंग है, जिससे हमारा देश निगेटिविटी में चला गया। ये समझ लो। मैं कल और परसों 2 दिन भागवत जी का जो चल रहा था मुंबई में, उनका शताब्दी वो सुन रहा था। उन्होंने यही बताया, बोला ये संघ क्यों नहीं करेगा? वो बोले संघ कुछ नहीं करेगा, संघ समाज के निर्माण में लगा है। और हमारे मनुष्य निर्माण में जो लोग तैयार होते हैं, वो अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं। कोई कुछ फिल्म में कर रहे हैं, कोई मनोरंजन में कर रहे हैं, कोई हेल्थ में कर रहे हैं। संघ कुछ नहीं करता। संघ मनुष्य निर्माण का काम करता है, यानी एक सोच देता है। अगर वो सोच पॉजिटिव है तो निगेटिविटी हमारे इर्द गिर्द रहेगी नहीं ना।
तो ये तो अब ये नहीं बात करेंगे, समझो। मुझे एक बताओ कि ओम बिरला पर अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात नहीं होती तो आप सुनते भी नहीं ना। तो उनको, आप जैसे लोगों को भी अपने क्या बोलते हैं उसको, फॉलोअर टीआरपी में चाहिए। लाना चाहिए। बिल्कुल। तो आप, अरे ओम बिरला बढ़िया काम कर रहा है ऐसा बोले, आप खबर ही नहीं सुनोगे वो। तो खबर क्या होती है? खबर वो होती है कि जो हमें नॉर्मल नहीं लगती। हम्म। अब आप डॉक्टर के पास जाओ, आप बिल्कुल बीमार हो जाते हो। मेरे घर में 6 डॉक्टर है, मैं उनकी कभी सुनता नहीं हूं, बिल्कुल नहीं सुनता। इसलिए मैं असलियत में बीमार होता, वो खुश हो जाते, इस साला आज तो सामान सुनेगा हमारी। वरना मैं उनको बोलता हूं कि आप डॉक्टर जरूर हो लेकिन मैं पेशेंट नहीं हूं। क्योंकि उनकी सोच एक बन जाती है कि उनको सामने वाला हर आदमी किसी ना किसी व्याधि से पीड़ित लगता है। तो वो सुनते रहोगे तो आपको पता नहीं चलेगा आपको कितनी बीमारियां है। मैं अपनी बात करूं, मैंने 6 तरीके की गोलियां लेता था, टैबलेट्स। पिछले 6 महीने से बंद कर दिए, उनको बताया नहीं है। अब ये शायद सुनेंगे तो पीछे पड़ जाएंगे, और मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूं। इसका कारण एक है, इसका कारण मैंने उसका लॉजिकल कारण ढूंढा कि हमारी बॉडी जो है वो ऑटोमेटिकली खुद को दुरुस्त करने की क्षमता रखती है, हम उसको चांस ही नहीं दे रहे। अरे सर दर्द हो गया, ये गोली ले लो, ये टैबलेट ले लो। अरे पेट में दर्द हो, ये गोली ले लो। ये क्या बात है? हम अपने बॉडी को अगर स्कोप नहीं देंगे खुद को दुरुस्त करने का, हाँ बिल्कुल असह्य हो रहा है तो ले लो, जरूर ले लो, लेकिन उसकी जब आदत बना देते हो तो आप अपने बॉडी का मैकेनिज्म बिगाड़ देते हो। जो मैकेनिज्म बॉडी का होता है वही सोच का भी होता है। आप अगर सोचने लगे उस ढंग से कि ये खबर है तो बस वो खबर बन जाती है। तो इसलिए ये लोगों ने आज तक क्या किया है, बोला वो किया है, मुझे दिखाओ तो मैं उस पर भरोसा करूंगा। बिल्कुल। राहुल गांधी हमेशा बकवास करते रहते, हम बड़े एंजॉय करते, लेकिन उससे निकला क्या कभी तो सोचना पड़ेगा ना, कि नहीं तो इस पर टाइम क्यों खराब करे भाई, क्यों टाइम खराब करेंगे। इससे भी अच्छी बातें हो रही है उसकी तरफ मुड़ेंगे। अब देखो आज महाराष्ट्र के चुनाव का जेडपी वगैरह नतीजा आ रहा है। आपको याद होगा तो 1-1.5 महीने ठाकरे ब्रांड मराठी मुंबई के मीडिया में आपने सुना होगा, क्या हुआ उस ठाकरे ब्रांड का। 29 कॉरपोरेशन के चुनाव हो गए, एक में भी ठाकरे की पार्टी का मेयर तक नहीं आया। एक थोड़ा बहुत अच्छा उनको रिजल्ट मिला है, वो मुंबई में मिला है, वो भी बेयरशिप की चुनाव लड़ने की ताकत नहीं है। तो खबरें क्यों आ रही थी? मुझे कल उधर भागवत के वहां बहुत सारे मराठी चैनल वाले मिले, मैंने उनकी सांत्वना की, भाई बुरी तरह से हार गए, बुरा लगता है मुझे। तो बोले हम हार गए? हाँ बिल्कुल, बोला आप तो चुनाव लड़ रहे थे, ठाकरे कहाँ लड़ रहे, तो घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, तो ठाकरे ब्रांड करके चुनाव तो आप लड़ रहे थे, तो हारे तो ठाकरे क्यों हारे, आप हारे हो। अब वो खबरें देखकर आप दिल्ली या वाराणसी या और कहीं बैठकर मुंबई के खबरों पर बात करोगे तो आपको लगा वो फैक्ट है, वो झूठ है, सरासर झूठ कहा जा रहा था। तो कहने का मतलब यह है कि आने दो ना यार, एक बार आने दो, अविश्वास प्रस्ताव आने दो, इम्पीचमेंट आने दो, वो लाने तो दो उनको। वो बातें करते लाते कुछ भी नहीं। एक बहुत बड़ा जर्मन ड्रामा था वेटिंग फॉर गोदो, यस। वो आखिर तक पूरा नाटक खत्म हो जाता है, गोदो तो आता नहीं है। नहीं। तो बिल्कुल ये है, बिल्कुल ये बात है। ये बोलते रहेंगे कुछ करेंगे नहीं, करके दिखाओ। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ लेकिन खबरों में रहते, तो खबरों में रहते जी, क्योंकि कुछ ठीक चल रहा है। देखो एक लड़की है एक लड़का है, उनका प्यार हो गया, अगर दोनों के बाप ने मंजूरी दे दी तो साली स्टोरी कैसी बनेगी, फिल्म कैसी बनेगी।
इसको तो विलन सही। बनना पड़ता है। बिल्कुल भाऊ, बिल्कुल। तो और मुझे खबरें याद आ ऐसी रहा बनती है। है, जो खबर होती ही नहीं उसको खबर बना देते, उसको खबर बना देते। तो इसलिए पीछे पड़ेगी, आप बोलो, आप बोलो, अरे आज संजय राउत ने ये कहा, संजय उद्धव ठाकरे ने ये बोला, और तुम रिएक्ट हो जाओ। तुमको तो रिएक्ट होना ही नहीं है, तुम्हारा उसमें कोई मत है ही नहीं, फिर भी ये पीछे पड़ेंगे। एक बार मुझे एक चैनल पर बुलाया था, मैंने बोला देखो आपको संजय राउत को प्रमोट करना है जरूर को, मुझे मॉडल मत बनाओ, मैं इस पर रिएक्ट नहीं हो जाऊंगा। नहीं, लेकिन सामना में आ जाए, देखो मुझे, मैं सामना पढ़ता नहीं। अगर मुझे एक दिन लगे कि भाई नहीं, सामना में क्या आया है इसके बारे में क्यूरियोसिटी है, मैं घर से निकलूंगा, नुक्कड़ पर जाऊंगा, 5-10 कुत्ते सोए पड़े रहते हैं, एक को पत्थर मारूंगा, जो आवाज शुरू होगा मुझे पता चलेगा सामना में क्या है। उसके लिए सामना पढ़ने की क्या जरूरत है? तो ये खबरें नहीं है। और अगर खबर नहीं है तो उस पर डिबेट भी क्यों करे, आने दो। अगर बिल्कुल। मैंने आपको 8-10 इंसिडेंट बता दे सकता हूं कि बातें हुई, आगे कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो उस पर टाइम खराब मत करो, इतना ही मेरा कहना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। बिल्कुल बाबू। और आपने वेटिंग फॉर गोडो का नाम लिया, हबीब तनवीर साहब, उसका छत्तीसगढ़ी में अनुवाद, वो शो मैंने देखा था, गोदा आलो देखथन, मतलब हम्म। वेटिंग फॉर गोडो करते रहे और गोडो तो कभी मराठी आया में नहीं, भी तो आया ये था गोदो। अच्छा। तो ये, इससे सबक मिलती है, इससे सीखना जरूरी है। उसमें एंटरटेनमेंट मत देखो, उसमें सीखना है। हम्म, वो हमें बहुत सारी चीजें सिखाता है, ड्रामा हो या हो, बिल्कुल। कुछ भी हो, तो उससे भी सीखना है। एक मराठी ड्रामा नया आया, एक महीने पहले देखा था, तो कल उसका जो डायरेक्टर है वो मिला, बोला आप, हम मुझे बोले थे हम वीडियो बनाएंगे, आपने बनाई नहीं। मैंने बोला दिमाग में आइडिया ठीक नहीं बैठा है, लेकिन बनाऊंगा। तो कल वो उसी प्रोग्राम से निकलते वक्त वो टैक्सी से आ रहे थे, तो बोला अभी हेडिंग मिल गए, अभी बनाऊंगा। बोले क्या मिला? मैंने बोला अजीत दादा की डेथ हो गई है, वो जोड़कर तुम्हारे ड्रामा पर बनाऊंगा, क्योंकि वो कनेक्टिविटी नहीं रहेगी। तो मैं तो हम्म, ड्रामा क्रिटिक हूं नहीं, मैं उसमें पॉलिटिक्स ढूंढूंगा तो उस पर बोलूंगा, जरूर बोलूंगा। और वो मिल गया कि अजीत दादा जा चुके, चल बसे, और 12 दिन हो गए, और आज चुनाव का नतीजा आ गया। बिल्कुल। तो बात ये होती है ना, वरना वो लोग हमारा एजेंडा, एक तरीके से वामपंथी लोग हमारा एजेंडा सेट करने लगे। आप किस पर डिबेट करो ये वो तय करते, हम्म, आपने तय किया नहीं, नहीं वो लाने वाले, चलो हम उस पर बात करते। तो आपका एजेंडा किसने तय किया? उन्होंने किया। मैं उनके एजेंडे पर नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। बिल्कुल भाऊ, बिल्कुल। अच्छा भाऊ, अ, नरेंद्र मोदी जी की अगर 3.0 यानी कि ये तीसरा टर्म अगर देखें, तो ऐसा लगता है कि उनका एक तयशुदा प्रोग्राम है, एक तयशुदा लाइन है, उसको करने की सही जगह है, सही समय है, जिसका वो निर्धारण बड़े माइन्यूटली तरीके से और बड़े योजनाबद्ध ढंग से करते हैं। अब सवाल ये होता है कि फिर समर्थक वर्गों में, मैं वामपंथी एजेंडा क्या कर रहे हैं, कांग्रेस क्या कर रही है, वो तो 2014 से हम यानी देशवासी वोटर क्या कर रहे हैं उनका वो सब पता है। आखिर अपने नेतृत्व पर जो अपने आप को राष्ट्रवादी धड़ा कहता है, जो हार्डकोर समर्थक कहता है, वो क्यों कभी कभी डोलता हुआ नजर आता है, और इसके क्या उपाय हैं, ये कैसे, इसको कैसे नहीं होने देना चाहिए? वो समर्थक नहीं है, वो बोलने वाला समर्थक है। हम्म, वो 1-2% है, 99% बोलने वाला नहीं है, वो जो मोदी को चुनकर लाता है। हम बोलते हैं, शायद वोट को भी नहीं जाते, लेकिन बोलते जरूर जोर जोर से। वो एक कहीं मैंने सुना, एक किसका सुना था याद नहीं, कि टाइनी वोकल माइनॉरिटी बड़ा आवाज इतना करती है कि साइलेंट मेजोरिटी का आवाज दब जाता है उसमें, लेकिन जो एक्शन करती है वो साइलेंट लार्ज मेजोरिटी होती है। तो जो बोल रहे हैं, मोदी पर शक व्यक्त कर रहे हैं, वो समर्थक नहीं है। वो हम्म, देखना चाहते तुम्हारा मुर्गा है, मेरा मुर्गा क्यों चुप बैठा है, जा एक दूसरे का खून निकाल। तो हमारा मुर्गा बोलता है कि तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए मैं मेरा खून नहीं बहाऊंगा, मैं अच्छे काम के लिए लड़ूंगा। समझे? अगर बिल्कुल। उसने मारा है तो तुम क्यों नहीं मार रहे हो? जरूरी नहीं है ना।
यही बात आपको याद होगी, जो ऑपरेशन सिंदूर जो कुछ घंटे में 3 और 4 घंटे 7 घंटे में ऑपरेशन सिंदूर फिनिश हो गया, उनको अधमरा करके रखा है, अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो रहे। नहीं नहीं, उनको मारा क्यों नहीं? उनका खून, हमको उनका खून देखना है। अरे इसके लिए 25 करोड़ क्या हमारे सर पर लाके बैठेंगे? पाकिस्तान को कब्जा करेंगे तो 25 करोड़ की आबादी है, मजाक नहीं होता। फिर पूछोगे उनको क्यों लिया? तो अफगानिस्तान हो, इराक हो, अमेरिका कहीं भिखारी हो गई, पता चला आपको? वो वहां डेमोक्रेसी लाने के लिए लग गई अमेरिका। आपको बदला लेना था ट्विन टावर का, अफगानिस्तान से किसको उसको भगाया, ठीक है, बात खत्म। उनको अपने तरीके से जीने दो ना। तुम उधर डेमोक्रेसी क्यों लाने लगे? तुम क्यों इराक इराक से सद्दाम को भगाया, मामला खत्म। ये वहां डेमोक्रेसी लाने गए और क्या हो गया? अमेरिका अधमरी हो गई। हो गई कि नहीं? बिल्कुल। आज आज जो बोलते हैं कि 22 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा है अमेरिका पर, क्यों? उन्होंने अपने सपोर्टर को खुश किया। देखो सद्दाम को पीटा कि नहीं, कीमत कितनी हुई, ये कौन सोचेगा? तो वो भी देखना पड़ता है लीडर को बिल्कुल। कि हमारा जो मकसद है वो अब मोदी तो, ट्रम्प तो 500% टैरिफ वगैरह कहां तक आ गया भाई? लेकिन मोदी डटकर खड़ा होकर जवाब क्यों नहीं देता? हम उसमें लगे, वो मैं समर्थक नहीं मानता उनको। बहुत बड़ी वो बात, बहुत बड़ी बात है। एंटरटेनमेंट के मोदी को एक आइटम गर्ल समझते हैं कि हमने दौलत ज्यादा किया है, पैसा फेंका है, नाचो। मोदी बोलते हैं मैं आइटम गर्ल नहीं हूं, समझे? जो पैसा फेंकने वाले होते हैं नचनिया पर, वो समर्थक नहीं होते। मोदी प्रधानमंत्री आपको एंटरटेन करने के लिए नहीं बना है, इस देश का भविष्य बनाने के लिए मोदी प्रधानमंत्री बना है। ये तो आप तो आज के समर्थक की बात कर रहे हो, यही बात तो पिछले 5 साल से सुब्रमण्यम स्वामी भी बोल रहे हैं। तो ये सुब्रमण्यम स्वामी के समर्थक बन जाते हैं, ना मोदी के, समझे? है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बात। जो कचरे में पड़ा था उसको 6 साल के लिए राज्यसभा का मनोनीत किया, और आज वो उसने को गाली दे रहा है। सत्यपाल मलिक भी गाली दे रहा है। तो हम किसके समर्थक बन गए? हम तो मोदी के खिलाफ नहीं बोल रहे, मोदी की गलतियां नहीं निकाल रहे, हम स्वामी धनखड़ या सत्यपाल मलिक की भाषा पर आ गए। जो करने निकला है मोदी, वो आपको डिटेल नहीं बताएगा। अगर आपकी नजर है तो देखो, वरना ना देखो। आम जनता देख रही है, उनको पता है कि मोदी क्या कर रहा है, क्योंकि वो ज्ञानी नहीं है। आम जनता जो होती है वो ज्ञानी नहीं होती। इसलिए बच्चा जो होता है, देखो बच्चा जो होता है ना, तो उसको कॉकरोच से डर नहीं लगता, चूहे से डर नहीं लगता। हम चूहे का डर उसके मन में डाल देते। आपके घर में बच्चे आपने देखा होगा, वो किसी को डरता नहीं बच्चा। तो उसके डर, उसके दिमाग में डर किसने डाला है? हमने डाला है, वरना वो तो डरता नहीं है। तो ये देखने का जो नजरिया होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। अगर उस ढंग से नहीं देखोगे तो मोदी सरासर गलत है, नपुंसक है एक नंबर का। तो बात यह है कि वो आपको एंटरटेन करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नहीं बना है, ये अगर समझोगे। और जो समझ रहे, आज भी देखो, आज हमारे महाराष्ट्र में हर एक विधानसभा तो हो गई, अब कारपोरेशन, कारपोरेशन तो अर्बन पॉपुलेशन है, अब रूरल पॉपुलेशन आ गया। आज जो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, 80% महायुति जीत रही है, और मोदी नालायक है, फडणवीस नालायक है। बिल्कुल है कि नहीं? रोज क्या पढ़ते हो मुंबई की मीडिया में? एकनाथ शिंदे नालायक है, फडणवीस नालायक है, मोदी नालायक है, अमित शाह नालायक है, और पूरी जनता उनके पीछे खड़ी है। क्यों खड़ी है भैया? अपना नुकसान करने के लिए आम जनता खड़ी होती नहीं। देखो, एक ज्ञानी होता है ना, उसके पीठ में छुरा लगाओ और उसको बोलो मैं मोर पंख आपको लगा रहा हूं, तो वो सोचेगा कि अरे मोर पंख है तो दुखता क्यों है?
अदानी होगा वो टर्न होकर मुड़कर देखेगा साले क्या लग रहा है, इसलिए वो अनाड़ी है। वो अपनी संवेदना पर चल रहा है, ना कि एक्वायर्ड संवेदना पर चल रहा है। बिल्कुल। तो इसलिए उनको लाना है वो करे ना, उनको क्या करना है उन्होंने तय करना है, हमको क्या करना है हमको तय करना है। इसलिए मैंने तय किया है कि मैं दूसरों के एजेंडे पर नहीं बोलूंगा, ना मेरी एनर्जी खर्च बिल्कुल। करूंगा, बिल्कुल भाऊ। क्योंकि उससे उनका जो टारगेट है वो होता है कि तुम्हारी एनर्जी खराब। अजमल कसाब मुंबई अब में आकर क्या करता है, हमको मारता नहीं, वो हमारी सिस्टम डिसरप्ट कर देता है। उसको मालूम है वो मारा जाएगा, पाकिस्तान को भी मालूम है कि टेररिस्ट भेजेंगे वो मर जाएंगे, लेकिन जाते जाते आपके 5 सैनिक तो मारेंगे, तो नुकसान किसका बिल्कुल। हुआ। तो जो वामपंथी एजेंडा है वो तो टेररिस्ट है, हम हमारे घर में छोड़ा हुआ, क्या हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे? नहीं करेंगे। उसका बंदोबस्त करने के लिए सरकार बैठी हो करेंगी, वो उनका एजेंडा है, बिल्कुल। परस्त कर देगी, काम खत्म। हमारा बिल्कुल हमारा भाऊ। काम ये है कि हम बाहर आकर क्या हो रहा है देखेंगे, तो पुलिस के लिए और काम मुश्किल हो जाता है कि अरे खुद को बचाना इसको भी बचाओ, और टेररिस्ट बंदूक लेके सामने खड़ा है। तो उसका एजेंडा है, उस पर हमको नहीं काम करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा भाऊ, मुझे कई बार ये लगता है कि जब आपकी इकोनॉमी अच्छे से ग्रोथ कर रही हो, आपके डेवलपमेंट के सारे काम हो रहे हो, सनातन का स्थापन हो रहा हो, पहली बार हिंदू लाइफ मैटर्स जैसी फीलिंग आ रही हो, आपके मठ मंदिर सुरक्षित हो रहे हो, आपकी ईज ऑफ लाइफ आ रही हो, हर बच्चा पैसा कमा रहा है, सब हो रहा है, तो फिर हम अनर्गल की चीजें खोजने लगते हैं। क्या ये भी है? और कांग्रेस क्या इसीलिए अभाव की राजनीति करती थी कि नहीं नहीं इतना ही चीनी मिलेगा, नहीं नहीं ऐसी ही सड़क मिलेगी? क्या ऐसा ये हमारा स्वभाव है भारतीय समाज का कि सब कुछ बहुत ज्यादा मिल रहा है तो फिर अचानक इंटरटेनमेंट पॉइंट चाहिए कि मोदी जी नाचो? नहीं नहीं, वो देखो, ये यही तो बोलता हूं ना, आपको मीठा अच्छा लगता है कोई बात नहीं, लेकिन हम्म। ज्यादा मीठा खाओ जब खाओ के तो डायबिटीज होता है ना। फिर मीठा बिल्कुल। खाओ ही नहीं, फिर बोलोगे ये तो डिक्टेटरशिप हो गई। डायबिटीज होने के बाद मीठा खाओगे नहीं, और नहीं बोले तो बोलेगे डिक्टेटर हो गए। तो इसमें उलझो मत, अपना टाइम सही सही बात है। जगह, अपनी बुद्धि सही जगह लगाओ। तो इसलिए मैं इनके सब्जेक्ट पर बोलता नहीं। आज राहुल गांधी ने क्या किया, गधा, और क्या करेगा? आज गधे ने नया गधापन क्या किया है, इस पर डिबेट चलते हैं। मैं हैरान हूं इस पर। आज उसने नया गधापन किया, आज उस कचरे में गया था, आज इस कूड़ेदान में आ गया, चलो डिबेट करें। यानी बिल्कुल वाह। किसी ने किसी एक व्यंग काव्य के, मैंने मुशायरा देखा था उसमें, एक व्यंग कवि था, वो बोला बाकी किसी को हो ना हो, कांग्रेस वालों को भरोसा है कि बैल एक दिन दूध देगा। तो हम भी जाते हैं अपना हंडा लेकर, हमको भी 1 लीटर दूध दो बैल का, तो हम भी लाइन में लग गए। तो मैं मानता हूं बैल है, दूध नहीं देगा, मेरे खड़े रहने से नहीं देगा, ना उसके निकालने से नहीं। लेकिन हम भी उसमें लग जाते हैं, इतने लाइन लगी है तो घर कुछ तो है, बैल का दूध हो सकता है, क्यों ना हम भी लाइन में लग जाए, हमें एक अजूबा मिल जाएगा, हम भी लाइन में लग जाते। तो मैं मानता हूं कि बैल दूध नहीं देता, मैं उस नहीं। लाइन में खड़ा नहीं रहूंगा। ये बिल्कुल मैंने भाव। और अपने लिए इसीलिए तय किया, बाकी जो उनको करना है करे। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि आपने जो बात जिस सरल अंदाज से समझाई, और इसको महसूस तो हर आदमी कर रहा है, लेकिन उसको जिस एंगल से आपने समझाया, तो मोदी जी इसीलिए मन की बात करते हैं। वो समाज का जो अंतिम आदमी है, अंतिम पायदान पर खड़ा है, उससे कनेक्ट हैं, और इसीलिए कई बार हम खुमारी में ये चीजें देख नहीं पाते। लेकिन भाव ये भी है, तात्कालिक आमर्श है, ये सब चला जाता रहा है, और ऐसे कितने मौके पिछले 11-12 सालों में देखे गए हैं। भाव, महाराष्ट्र से युति के लिए अच्छे रिजल्ट और अच्छे दिन रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। लेकिन अब चूंकि अजित दादा पवार नहीं रहे, और अगर पवार फैमिली की राजनीति की बात करें तो एक तरह से नया चेहरा, युवा चेहरा, मतलब राजनीति में तो 70s के थे, फिर भी राजनीति में तो एक्टिव कहेंगे शरद दादा के सामने। अब बिना अजित पवार के, क्योंकि दोनों की राजनीति अलग होते हुए भी परिवार के तौर पर वो यूनिट हमेशा एक दिखती रही। अब कितनी दिखती थी, कितना सही था, ये तो आप बताएंगे। अब शरद पवार
की राजनीति आप किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? कुछ तो परिवर्तन या उनका ढलान? समय खत्म हो चुका है, वो समय खत्म हो चुका है। और अजीत वगैरह जाने से देखो, मोदी और शाह या बीजेपी या आरएसएस की राजनीति का जो अगले 30 साल का उनका एजेंडा है, वो एक चुनाव दो चुनाव के लिए नहीं कर रहे। एक दिन की तो बात छोड़ो, एक हफ्ते की तो बात छोड़ो, वो विचारधारा की राजनीति चाहते हैं। और विचारधारा की राजनीति होगी, उसमें लिबरल सेक्युलरिज्म होना ही नहीं चाहिए। हमारे खिलाफ लड़े वो भी राष्ट्रवादी और हिंदुत्ववादी सनातनी होना चाहिए। तो कल जाकर एकनाथ शिंदे हमारे सामने डटकर खड़ा रहेगा, बीजेपी को हराएगा, लेकिन सत्ता में तो हिंदुत्ववादी बैठेगा। ये टारगेट है। टारगेट एक चुनाव जीतना नहीं है। तो पहली बात है कि हमारे ही कोई दूसरे हमारे सामने लड़ने के लिए खड़े हो, उनको स्पेस बनाओ, अपोजिशन का स्पेस खत्म करना, ये पहला टारगेट है। अब ये मोदी और शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताएंगे, फिर हम उस पर डिबेट करेंगे? नहीं। आज मुझे बोलो कि गुजरात में सनातन पॉलिटिक्स के लिए कोई चैलेंज है? नहीं है। जिसको खड़ा रहना है उसको सनातन हिंदुत्व के एजेंडे पर ही बीजेपी के खिलाफ पार्टी बनाकर खड़ा होना पड़ेगा। तो ये टारगेट है। ये ना आरएसएस बताएंगी ना बीजेपी बताएंगे, और हमारे ज्ञानी इतने कि उनके समझ में नहीं आता। तो ये एजेंडा क्या? एजेंडा साफ है। जो सेक्युलर लिबरल वामपंथी है उनका स्पेस खत्म करो। पहले वो होता है, मैदान साफ करो, फिर बिल्डिंग बनाना शुरू करेंगे। जंगल बना है तो जंगल हटाना पड़ेगा। तो इसलिए पवार वगैरह जाते आते छोटी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। उनकी जगह दूसरा लीडर आ जाएगा, लेकिन वो वामपंथी सेक्युलर वगैरह नहीं होना चाहिए। ये पॉलिटिक्स की दिशा है। बहुत आप बड़ी बात। देखोगे, पक्ष में भी मैं अलग और अलग जगह विपक्ष में भी जाओगे, हमारी विचारधारा यही तो। बिल्कुल। देखो, अगर ओआईसी जीत गया, पिछले कॉरपोरेशन में अच्छी सीटें उनको मिली, तो हमारे लोग सब चिंतित हो गए। देखो क्या, अरे आपके वोट नहीं लिए, कांग्रेस के लिए, आप क्यों रो रहे हो? अजीब बात है। राहुल गांधी की पॉकेट मारी गई और अवनीश रो रहा है, ये क्या अजीब बात है? तो बाद में जाकर उसके साथ अगर मुस्लिम वोट निकल जाता है तो उसको मैनिपुलेट करना आसान होता है। समझे? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब रणनीति है, वो पब्लिक चर्चा की बात नहीं है। देखो, आपको टीवी देखना है, आपके घर में टीवी आया, आपको टीवी की टेक्नोलॉजी मालूम नहीं है, आप एंड यूजर हो। आप दुकान में जाओगे, ये क्यों दिखाई देता है ये मुझे समझाओ, तो बोलेंगे निकल जाओ भैया, हमको टीवी बेचने, बाकी ग्राहक है, उनको नहीं समझना है, उनको सिर्फ देखना है। तो टेक्नोलॉजी जो है वो जितनी आपके लिए इसेंशियल है उतना ही हमको समझना जरूरी है। उससे आगे रणनीति में जाने की जरूरत नहीं है। ये सब रणनीति की बातें है, ये स्ट्रेटेजी की बातें, और बिल्कुल एक प्लान के तहत चल रही है। कल भागवत जी को एक सवाल बढ़िया पूछा गया, वहां मैं गया था उनके कॉन्क्लेव में 2 दिन के। उनको पूछा गया कि 1925 में कम्युनिस्ट मूवमेंट भी शुरू हो गई और आरएसएस भी शुरू हो गई, तो उनकी इतनी बुरी हालत क्यों है? तो भागवत जी ने जवाब क्या दिया मालूम है? वो बोले ये सवाल उनको पूछो, हम क्या जवाब देंगे? हम तो उनके विचारधारा से अलग है, खिलाफ है। हाँ, उससे उभरना कैसे, उसकी सलाह चाहिए तो हमारे पास आ जाएंगे। उनकी मीमांसा हम आरएसएस वाले नहीं करेंगे। बिल्कुल। समझे? बिल्कुल। तो ये बात जानना जरूरी है। हमारा मकसद क्या है? विंस्टन चर्चिल बोलता है कि घर से बाहर निकलोगे तो 10-12 कुत्ते तो भौंकेंगे, हर एक को पत्थर मारते बैठोगे तो भूल जाओगे कि कहां जाने को निकले हो। जो आप ज्ञानी लोग समर्थक बोल रहे हो ना, उनकी वही हालत है। उनको हर कुत्ते को पत्थर मारना है और कहां जाना है पता नहीं, लेकिन सारे कुत्ते को पहले चुप बैठा हुआ, तो मारते बैठो कुत्ते को पत्थर।
ठीक बात है। ना बिल्कुल कहीं भाऊ। पहुंचोगे ना वापस घर लौटोगे, क्योंकि कुत्ते ही कुत्ते दुनिया में भरे हैं। बिल्कुल वो। और इसीलिए तो हमारे सनातनी, आप देखिए ना, सनातनी ग्रंथों में कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो बिल्कुल। 2014 से मुझे लगता है कि जिस आप कह रहे हैं कि 95% जो वोटर है वो यही कर रहा है, वो हर बार बिल्कुल। जाता है, ईवीएम का बटन दबाता है और फल की चिंता नहीं करता है, क्योंकि वो फलदार वृक्ष देख रहा है भारत को प्रगति करते हुए। दादा भाऊ, चलते चलते केवल ये, योगी जी, अब सामने उनके 2027 का चुनाव है, यानी योगी 3.0 जैसे मोदी 3.0। आज चूंकि अखिलेश यादव ने नोएडा से, गौतम बुद्ध नगर से अपनी चुनावी अभियान की शुरुआत की है, योगी के लिए 2027 में कोई चुनौती आप देखते हैं? मैं नहीं देख रहा हूँ, इवन मैं बंगाल में चुनौती नहीं देख रहा हूँ। कल मैं कुछ आरएसएस वालों से मिला, उनसे बात की बंगाल के बारे में, जो बंगाल से रिश्ता रखते हैं। यानी एक तो थे, नाम नहीं बताऊंगा, वो त्रिपुरा में 22 साल रहे हैं, हम्म, अब महाराष्ट्र में आए, लेकिन बंगाल से उनका लेन देन चलता रहता है। तो वो बोले मुझे कि हमने बंगाल आज 50-50 तक लाया है, और अगले 1.5 महीने में हमको 65-35 करना है, और 65 का टारगेट रहेगा। 55 हो गया तो भी जीत गए। अगर वो यहाँ इतना मुश्किल काम है वो कर रहे हैं, तो यूपी की बात आपको नहीं बताएंगे वो क्या कर रहे हैं। अब जो जो बताया उस पर मैं खुलकर बात नहीं करूंगा, क्योंकि स्ट्रेटेजी है। बिल्कुल चाणक्य कहता है शतकोर्णो विद्यते मंत्र, जो बात 6 कानों ने सुनी वो गोपनीय रहती नहीं है, लेकिन हमको तो लाखों कानों तक वो पहुंचानी है। तो वो स्ट्रेटेजी नहीं रहेगी। रणनीति, स्ट्रेटेजी जो होती है वो कम से कम लोगों को मालूम होती है, बाकी जो है इम्प्लीमेंट करने में उनको लगे रहना चाहिए। और बिल्कुल। भागवत जी ने भी वही बोला कि हम मनुष्य हम्म, निर्माण करते हैं। बाकी जो आप बोल रहे हैं उसके अलग अलग हमारे उपक्रम है, वहां जाकर आप उनसे मदद ले सकते हैं। उनको खबर मिलेगी तो आप तक पहुंचेगी। तो एक ने पूछा कि धुरंधर जैसी फिल्में, वो बोले चली ना, वो फिल्म चली ना। तो जो है उनको जाके पूछो हमारा योगदान क्या है, हम तो उसका डंका नहीं पीटेंगे। बिल्कुल ठीक बात। तो मैंने एक को पूछा, बोले हमारा तो विस्परिंग कैंपेन था, हमने देखा और 10 लोगों को बोला जाकर देखो यार बढ़िया फिल्म है। उनमें से और 10 लोगों ने किसी को कहा, करते करते फिल्म चल गई। उसमें संघ को इनिशिएटिव लेने की जरूरत नहीं। अगर हर हम्म, कोई अपनी जगह अपना काम करे। एक जाते जाते कहानी बोलूंगा। मैं बहुत 40 साल पहले की बात है, मैं फिल्म सिटी में गया था, मुझे स्टोरी बनानी थी। तो रमेश सिप्पी जो थे वो कोई जी। कर रहे थे वहां। तो मैं देख रहा था उनका काम सब। तो वो कोई चल रहा था, कैमरा वगैरह ऑन, बोले कट। वो उठकर वो स्पॉट बाय होगा जो टेक्निकल होगा उनके पास जाते थे, उसको समझाते थे क्या गलती हो रही। ऐसा 6-7 बार हो गया था। बाद में उन्होंने 15 मिनट दिए थे इंटरव्यू के लिए। तो मैंने बोला आप तो इतने बड़े डायरेक्टर हो, आपके पास मेगाफोन पड़ा है, उस पर बोल सकते हो या उसको बुला सकते हो। वो बोले नहीं, गड़बड़ हो जाती है। मैंने बोला क्या गड़बड़ हो जाती है? बोले क्या है, उसकी गलती उसको समझाना का काम है। अगर मैं मेगाफोन पर बोलूं या मेरे पास बोलकर वो समझाऊं उसके, तो 4-10 लोग तो और सुनेंगे। और नेक्स्ट टाइम जब शूटिंग शुरू होती है तो बाकी के लोग उसकी गलती हो रही है कि नहीं देखेंगे और अपनी जगह गलती करेंगे। तो वाह, ज्ञानी ग्रेट। लोगों की गलती क्यों हो रही है पता चला आपको? ग्रेट। अपना काम तो ग्रेट। नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी की दूसरे का। गलती ढूंढते रहेंगे। ये नहीं होना चाहिए। इसलिए स्ट्रेटेजी जो बना रहे उनके पास रहनी चाहिए, उनको इम्प्लीमेंट करनी है। हमको उसमें जो काम है बस करना है। हम वो जो गिलहरी थी राम सेतु की, उतनी ही जिम्मेदारी हमारी है। हम गिलहरी रहे, हम लक्ष्मण या हनुमान बनने की कोशिश ना करें। बिल्कुल भाव। और मुझे लगता है कि इस देश के आम मतदाता ने 2014 से यही प्रण लिया है और यही लगातार वो कर रहा है, इसलिए हमें अपने नेतृत्व पर भरोसा करना चाहिए। ये लंबी लड़ाई है और सही तरीके से चल रही है। हम अपने अपने हिस्से का काम करें। चलते चलते मुझे गायत्री परिवार का एक स्लोगन बड़ा याद आता है
कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। तो दूसरे की ठेकेदारी नहीं लेते हुए इन 2 उंगलियों की क्रांति। दर्शकों, अब भाऊ ने जिस सहज और विस्तारित तरीके से इन सारी चीजों को रखा, भाऊ मैंने धृष्टता की 3-4 विषय आपके सामने परोस दिए, लेकिन आपने नहीं, आशीर्वाद दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज की चर्चा अब आदरणीय भाव के साथ यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। बात लंबी दूर तक जानी चाहिए, लंबे वक्त के लिए जानी चाहिए, इसलिए बहुत जरूरी है। चैनल को आप जिस तरीके से सब्सक्राइब करते हैं, स्नेह देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ आज की चर्चा समाप्त करने से पहले मुझे यानी अवनीश और भाव तोरस सर दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।